क्या आप बैंक या यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे मार्क्स चाहिए, वोकैबुलरी इंक्रीज करना है, एसे राइटिंग स्किल सीखना है? तो आपको द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं, समझने से होता है। द हिंदू एनालिसिस कैसे करना चाहिए, आइए सीखते हैं। ये आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। मैन ऑफ फेथ ऑन सीपी राधाकृष्णन, वाइस प्रेसिडेंट elect of India. The new vice president can help end combative hostilities in the Rajya Sabha. Combative यानी रेडी टू आर्गू, जो हमेशा जवाब देने के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉम्बैटिव। और हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटी यानी हॉस्टाइल, शत्रुता या अनफ्रेंडलीनेस जिसे हम कहते हैं, वो हॉस्टिलिटीज। तो राज्यसभा के मेंबर्स में ज्यादातर ऐसे रिलेशन देखे गए हैं कि हर कोई एक दूसरे को बस जवाब दे रहा है, एक शत्रुता का रिलेशन रख रहा है। तो उस माहौल को एंड करने में हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट हेल्प कर सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन 68 who joined the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एज ए टीनेजर। सीपी राधाकृष्णन जी जो अभी 68 ईयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया था एज ए टीनेजर, मतलब 19 साल की उम्र तक में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब वो चुने गए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर। मार्किंग अनदर अटेम्प्ट by the Bharatiya Janata Party to link its version of nationalist ideology with the संघ परिवार एजेंडा। और ये देखा जा रहा है बीजेपी के द्वारा एक और प्रयास कि वो अपनी आइडियोलॉजी, अपने सिद्धांतों को लिंक करे संघ परिवार एजेंडा से। एजेंडा यानी कार्यसूची या विचारणीय कार्यसूची को हम एजेंडा कहते हैं। Mr. Radhakrishnan was a member of the TN Jansangh Executive Committee by 1974. 1974 तक में मिस्टर राधाकृष्णन जो हैं वो टीएन जनसंघ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर बन चुके थे। अ टाइम व्हेन द संघ परिवार प्रेजेंस इन तमिलनाडु वाज मार्जिनल। ये समय था जब संघ परिवार का जो प्रेजेंस है तमिलनाडु में वो बहुत कम था, मार्जिनल था यानी मामूली था। And his political affiliation was clearly inspired by ideology than careerism. और इनका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है, एफिलिएशन यानी जुड़ाव या एसोसिएट करना जिसे हम कह सकते हैं, जुड़ना। तो पॉलिटिक्स के साथ इनका जो संबंध है, इनका जो जुड़ाव है, जो एफिलिएशन है, वह इंस्पायर्ड था किससे? आइडियोलॉजी से, करियरिज्म से नहीं। करियरिज्म से ज्यादा इन्हें अपने करियर बनाने से ज्यादा अपने सिद्धांतों पर विश्वास था और इस वजह से ये इंस्पायर होकर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। करियरिज्म कहा जाता है जब हम सही गलत भूलकर सिर्फ अपना करियर बनाने में लग जाते हैं, अपने फाइनेंस की चिंता करते हैं, सिर्फ अपना भविष्य देखते हैं, तो उसे हम करियरिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ करियरिज्म से ज्यादा इनके लिए अपनी आइडियोलॉजी का महत्व था। On September 9, 2025, he became the Vice President of India, a reward for his ideological fealty, fealty यानी loyalty। 9 सितंबर 2025 को वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। यह उनके लिए उनकी एक लॉयल्टी का इनाम, एक रिवार्ड है एक तरफ, और दूसरी तरफ माइलस्टोन इन हिज जर्नी ऑफ द आरएसएस ऑन द अदर हैंड। दूसरी तरफ ये क्या है? उनके आरएसएस जर्नी का ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक माइलस्टोन है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिज लाइफ। माइलस्टोन का मतलब होता है आपके जीवन का कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट। He secured 452 out of 752 valid votes and defeated Justice B. Sudarshan Reddy from the India bloc by 152 votes. He was elected to the Lok Sabha twice from Coimbatore in 1998 and 99 as a BJP candidate supported by the AIADMK and then the DMK. He served on parliamentary committees and a special committee investigating a stock market scam.
He also represented India at the UN General Assembly from 2004 to 2007 as BJP state president. He undertook a 93-day Rath Yatra, advocating river linking, ending untouchability, countering terrorism, and promoting a uniform civil code. इन्होंने एक 93 डेज की रथ यात्रा भी की थी जिसमें इन्होंने रिवर लिंकिंग की बात कही, उस पर जोर दिया, एंडिंग अनटचेबिलिटी, काउंटरिंग टेररिज्म एंड प्रमोटिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन्होंने किन बातों की वकालत की है? रिवर लिंकिंग यानी नदियों को जोड़ने के, अनटचेबिलिटी को एंड करने के लिए इन्होंने बात किया है, काउंटरिंग टेररिज्म के लिए इन्होंने कहा है, और एक समान सिविल कोड होना चाहिए, पूरे देश में एक समान लागू होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का इन्होंने बात किया है। As the governor of Jharkhand and Maharashtra, Mr. Radhakrishnan expanded his administrative experience and enhanced his political stature. Stature का मतलब होता है कद, आपकी महत्ता, आपका इम्पोर्टेंस, पॉलिटिक्स के अंदर इनका इम्पोर्टेंस। तो यहाँ झारखंड के गवर्नर के तौर पर, झारखंड और महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर इन्होंने अपना एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को बहुत बढ़ा लिया है, और साथ में इनका जो पॉलिटिकल स्टेचर है, कद है, वह भी काफी ऊंचा है। बट हिज न्यू रोल विल बी अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। केटल ऑफ फिश कहते हैं जब आपके सामने एक नई परिस्थिति आ जाए, एक नई समस्या आ जाए, कोई नया चैलेंज आ जाए, तो उसे हम कहते हैं केटल ऑफ फिश। तो इनका इतना एक्सपीरियंस और इतना अच्छा पॉलिटिकल स्टेचर होने के बावजूद ये नया रोल जो है वह एक नया चैलेंज बन के इनके सामने आया है, एक न्यू केटल ऑफ फिश है। As the vice president, he will also function as the chairman of the Rajya Sabha, which will test his political acumen. अब वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ वह क्या है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी हैं। तो यहाँ उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन का जांच हो जाएगा। एक्यूमेन यानी क्विक डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है उसे हम एक्यूमेन कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि कह सकते हैं। तो पॉलिटिकल एक्यूमेन इनका कैसा है, अब यह देखा जाएगा। He has spoken in support of federalism. फेडरलिज्म कहते हैं दो लेवल पर गवर्नमेंट जब काम करता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, तो इस व्यवस्था को हम फेडरलिज्म कहते हैं। He has spoken in support of federalism and smoother center-state relations in the past, but the general inclination of the BJP and the RSS is towards a centralization of power. इन्होंने फेडरलिज्म की वकालत की है, लेकिन जनरल इंक्लाइनेशन ऑफ बीजेपी और आरएसएस का झुकाव जो है, इंक्लाइनेशन जो है, वो क्या है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के प्रति है। द रोल ऑफ पार्लियामेंट हैज वीकेंड इन रिसेंट ईयर्स even as the executive has expanded its power to unprecedented levels. यहाँ कहा जा रहा है कि राज्यसभा के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, रोल ऑफ पार्लियामेंट हैज वीकेंड इन रिसेंट ईयर्स। हाल फिलहाल के दिनों में पार्लियामेंट का जो रोल है वह कमजोर पड़ा है, और यहाँ कहा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव हैज एक्सपैंडेड इट्स पावर टू अनप्रेसिडेंटेड लेवल, जबकि एग्जीक्यूटिव ने यहाँ पावर्स को अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व तरीके से इंक्रीज किया है, एक्सपैंड किया है, बढ़ावा दिया है। फिर भी ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा का जो पावर्स है वह कमजोर पड़ चुका है, वीक हो चुका है। द राज्यसभा हैज बीन पर्टिकुलरली undermined by arbitrary classification of bills as finance bill that do not require its approval. यहाँ कहा जा रहा है कि राज्यसभा जो है वो पर्टिकुलरली अंडरमाइंड कहा जाता है जब किसी के उत्साह को, किसी के क्षमता को धीरे धीरे नष्ट किया जाए, कम किया जाए, किसी के कॉन्फिडेंस को हम तोड़ देते हैं, उसके पावर्स को हम कम कर देते हैं, तो उसे हम अंडरमाइन कहते हैं। तो राज्यसभा हैज बीन पर्टिकुलरली अंडरमाइंड, राज्यसभा को अंडरमाइन किया जा चुका है, यानी कमजोर किया जा चुका है, बाय आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन। आर्बिट्ररी मतलब एट रैंडम क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स एज फाइनेंस बिल दैट डू नॉट रिक्वायर इट्स अप्रूवल। फाइनेंस बिल के बारे में हम जानते हैं कि ये हमेशा क्या होता है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस विद इन 14 days ऑफ रिसीविंग द बिल। लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस रिकमेंडेशन।
तो यहाँ इनके पावर के बारे में कहा जा रहा है कि जैसा फाइनेंस बिल में देखा गया है, यहाँ राज्यसभा के अधिकारों को कम किया जा रहा है, उसके प्रभाव को कम किया जाता है। The concept of Rajya Sabha as a council of states existed only in theory than in practice always. यह हमेशा से था, राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट के तौर पर जो एग्जिस्टेंस हम कहते हैं वो थ्योरी में ज्यादा और प्रैक्टिस में कम होता है। बट इट्स डेलिबरेट इरोजन, डेलिबरेट यानी प्लान्ड वे में सोच समझ कर किया गया काम, इरोजन यानी घटना, किसी चीज का क्षय होना, जैसे मिट्टी का कटाव होता है या चट्टान का कटाव होता है, काफी समय में धीरे धीरे यह एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक तौर पर हम देखते हैं कि मिट्टी का कटाव हुआ या चट्टान कटता जाता है। तो यहाँ राज्यसभा के पावर्स के लिए कहा जा रहा है कि उसका डेलिबरेट इरोजन, उसको धीरे धीरे सोच समझ के कम किया जा रहा है, और यह हुआ है, यह क्या है, एक रिसेंट डेवलपमेंट है। The relationship between the government and the opposition has become hostile and toxic in recent years. Hostile यानी शत्रुतापूर्ण और टॉक्सिक विषाक्त, ये रिसेंट ईयर्स में हुआ है। Even parliamentary committees have become battlegrounds of senseless rhetoric rather than platforms of thoughtful deliberations. हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है वो सेंसलेस रेटोरिक का जगह बन गया है। रेटोरिक यानी आपकी वाक पटुता, आपके बोलने की कला, आपकी बात करने का अंदाज, तो यह सेंसलेस रेटोरिक कहा गया है। मतलब आप अपनी वाकपटुता दिखला रहे हैं रेदर देन प्लेटफॉर्म्स ऑफ थॉटफुल डेलिब्रेशन, जहां की अच्छे विचारों का आना होना चाहिए था, लेकिन वहां सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप अपने बोलने की कला दिखा रहे हैं जिससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, जिसका कोई काम नहीं है, बस आप अपने बात को ऊंचा आवाज कर रहे हैं और अपनी बात से बस वहां लोगों को अपनी वाकपटुता दिखला रहे हैं। Mr. Radhakrishnan has his task cut out with his affable demeanor. Affable मतलब मिलनसार, demeanor यानी आप कैसे पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे दूसरों से व्यवहार करते हैं, यह हमें demeanor कहते हैं। तो affable demeanor, with his affable demeanor, इनका मिलनसार व्यवहार के साथ, he just might be able to nudge the government. Nudge यानी रिमाइंड करना, हल्का सा पुश करना। He just might be able to nudge the government and the opposition towards better cooperation and less combativeness. यहाँ कहा जा रहा है कि इनका बहुत ही मिलनसार व्यवहार रहा है और इस वजह से वो इस चीज में एबल हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को हल्का सा पुश करें, रिमाइंड करें, किस प्रति, कॉपरेशन के प्रति, ताकि दोनों में अच्छा कॉपरेशन हो और लेस कॉम्बेटिवनेस हो। ये जो हमेशा आर्गुमेंट करना, हर वक्त दूसरों से, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, वो कम हो और कॉपरेशन बढ़े गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच। इसमें हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट मदद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड फॉलो फॉर रेगुलर प्रैक्टिस।